हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन बैंक रिवीजन सीरीज। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी से आ जाओ ताकि हम लोग हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करें। अच्छा, जो भी बच्चा लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहा है उसे मैं बता दूं कि पूरा क्वेश्चन बैंक का सीरीज मैंने यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया है। इकोनॉमिक सब्जेक्ट 12th स्टैंडर्ड इकोनॉमिक क्वेश्चन बैंक का एक प्लेलिस्ट बना है, वहां पे सारे आपको क्वेश्चन बैंक की सीरीज मिल जाएंगे। ठीक है जी, चलो लेट्स स्टार्ट योर क्वेश्चन नंबर 5। मैम आप लाइव नहीं लेने वाले हो क्या? डेली जो 3 बजे लाइव होता है बेटा, ड्यू टू लॉकडाउन मतलब ऐसे हो सकता है कि हमारे जो सेशन हमें बीच में स्टॉप करना पड़े। ठीक है, तो आई डोंट वांट दैट। मैं मेरा यहाँ पे आपको 100% देना चाहती हूँ, तो प्लीज कोऑपरेट। ठीक है, अल्टीमेटली हमें आंसर से ही मतलब है, साल भर तो हमने लाइव ही पढ़ा है ना, तो अभी थोड़ा सा कोऑपरेट करो। ठीक है, चलो जी आ जाओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, मतलब फिलिप्स वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला पार्ट क्या बोल रहा है? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विद डैश। मैम कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है? चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है ये। उसमें स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा था आपने। क्या था स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स? बोलो फटाफट से। थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग, एक प्रोडक्ट की प्राइस निकालना, फैक्टर्स की प्राइस निकालना, रवि रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट की प्राइस निकालना। ठीक है जी, उसके बाद में थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। अब ये वाला पार्ट है वो थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, चलो इट बेसिकली डील्स विथ व्हाट। अभी इसके तो 3 टाइप थे। थ्योरी ऑफ क्या था इसके अंदर? थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर के अंदर में क्या था? एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, एफिशिएंसी इन कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। मैम याद तो नहीं आ रहा, चलो फिर आ जाओ, इधर आ जाओ जल्दी से। चैप्टर नंबर 1 ये रहा हमारा, स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ये देखो, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी। अब मुझे बताओ, एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर यहां पे आएंगे। ठीक है, चलो जी। थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर में बोल रहा है एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर्स प्राइसिंग। यार ये इसके अंदर में नहीं आता, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट है, थ्योरी है ये दोनों। ये पहला थ्योरी, ये दूसरा थ्योरी, और ये तीसरा थ्योरी। ठीक है, तो ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाते हैं। अब रही बात है एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड एफिशिएंसी इन प्रोडक्ट। चलो आ जाओ देखते हैं थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर हमारी नोट्स में क्या बोलता है। ठीक है, ये 100% आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दिए गए बेटा। एंड यार एक गुड न्यूज आप सभी के लिए कि सिर्फ 25 पेज की हमारी इकोनॉमिक्स की 12th स्टैंडर्ड की नोट्स बनी है। ठीक है, ओनली 25 पेजेस, नंबर ऑफ टाइम्स रिवाइज करो एंड फोड़ डालो। ठीक है, एकदम तोड़ पेपर देख कर आना है। ठीक है, एंड मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना कि कितने मार्क्स आए हैं। ठीक है, यस ओके चलो जी। देखो यहाँ पे थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। पहला लाइन ही बोल दिया उन्होंने, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अरे इकोनॉमी में वेलफेयर कभी होगा जब जो रिसोर्सेज है उसमें उसका अलोकेशन बहुत अच्छी तरह से होगा, और वो अलोकेशन इस तरह से हो कि लोग जो है वहां के, जो इंडिया के लोग है वो मैक्सिमम सेटिस्फाइड हो। ठीक है, एफिशिएंसी इन अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ऑफ पीपल। चलो यार जल्दी जल्दी से आ जाओ। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, समझा? चलो अच्छा, एग्जाम में कैसे प्रेजेंट करना है? इस तरह से लिख के आओगे आंसर नंबर 1, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर बेसिकली डील्स विथ, यहाँ आंसर लिखोगे और इसके नीचे लिखोगे डैश। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द डैश। कौन सा पार्ट बोल रहा है? मैक्रो का बात कर रहा है। ठीक है, माइक्रो नहीं, मैक्रो इकोनॉमिक्स। या मैक्रो इकोनॉमिक्स तो मतलब इट इज एन क्या बोलते हैं, इट इज एन इकोनॉमी विच एनालाइजेस द होल, विच स्टडीज द इकोनॉमी एज एन होल, ऐसा बोल लो आप, या फिर आप ऐसा बोलो कि जो पूरी एंटायर इकोनॉमी की स्टडी करता है। ठीक है, तो आ जाओ इधर। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच एनालाइजेस द पार्ट ऑफ इकोनॉमी। गलत, एंटायर इकोनॉमी। ओके, ये हो सकता है, एक बार बाकी के आंसर्स रीड आउट करते हैं। मिक्स इकोनॉमी, पॉलिटिकल इकोनॉमी। यार ये लोग तो इकोनॉमी के टाइप्स बताने पे तुल गए अभी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? मैक्रो इकोनॉमिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ इकोनॉमी विच एनालाइजेस एंटायर इकोनॉमी। ठीक है, इकोनॉमी एज एन होल। ठीक है, तो ये सेकेंड वाला पार्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलो बढ़ो आगे। यूनिट एट विच मार्जिनल यूटिलिटी बिकम्स इक्वल टू मार्केट प्राइस। ऐसा कौन सा यूनिट है? ठीक है, जब MU और MP, जब मार्जिनल यूटिलिटी मार्केट प्राइस के इक्वल होता है उसे क्या बोलते हो?
मैम ये कौन से चैप्टर में पढ़ाया था? दुष्टो ऐसे मत बोलो यार, चैप्टर नंबर 2 में पढ़ाया था मैंने आपको। इधर आओ जल्दी से, नोट्स में दिखाती हूँ आपको। यस, एवरीथिंग इज फ्रॉम नोट्स, ठीक है, सारी चीजें नोट्स में कवर्ड है, बिंदास नोट्स ही रिफर कर सकते हो आप लोग। ओके, एंड आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करो, उन्हें भी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो ये देखो, रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। समझ में आ रहा है क्वेश्चन कहाँ से पूछा है? लास्ट जो चैप्टर का लास्ट टॉपिक से पूछा उन्होंने क्वेश्चन, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे हमने क्या किया था, जो मार्जिनल यूटिलिटी है उसको हमने प्राइस के टर्म्स में कन्वर्ट किया, ठीक है। और अब हम लोग एमयू और मार्केट प्राइस को कंपेयर कर रहे हैं। जब यूटिलिटी ज्यादा मिल रही है, प्राइस कम पे कर रहे हो आप, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। जब ये दोनों इक्वल है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। और जब यूटिलिटी कम मिल रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? एक्स्ट्रा मार्जिनल यूटिलिटी। ये देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, इंट्रा मार्जिनल जब मार्जिनल यूटिलिटी इज ग्रेटर देन योर प्राइस। जब दोनों इक्वल है तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जब ये लेस है तो एक्स्ट्रा मार्जिनल, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको? एमयू इज इक्वल टू प्राइस, है ना, तो क्या हो जाएगा आंसर? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलो बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU of a commodity become negative when TU is, क्या बोल रहा है आपको कि मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव कब होता है, ठीक है। जब मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होगा तो TU क्या होगा, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। अब इसका फटाफट से ग्राफ थोड़ा सा याद करो, ठीक है। इस पॉइंट से दोनों शुरू होते हैं, ये ऐसे TU बढ़ रहा है, टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, ठीक है। एक प्लेट पानी पूरी खाया, दूसरा खाया, तीसरा खाया, बाद में कांस्टेंट हो गया और बाद में ये कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये मार्जिनल यूटिलिटी, ये कौन सा कर्व है? TU का। ये कौन सा कर्व है? मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व है, ठीक है। जिस पॉइंट पे TU हाईएस्ट होता है उस पॉइंट में मार्जिनल यूटिलिटी 0 होता है, और जब वो फॉल होना शुरू होता है तब वो नेगेटिव होना शुरू हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो जब TU नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगा? फॉलिंग। समझ में आ रहा है? करेक्ट आंसर क्या है? यस। लेट्स मूव पॉइंट नंबर 5, द डिमांड फॉर अ कमोडिटी विच कैन बी पुट टू सेवरल यूजर्स। अब याद हो चुका होना चाहिए, ठीक है। कंपोजिट डिमांड, अरे एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, फैन, टीवी, वॉशिंग मशीन, मोबाइल फोन, लैपटॉप, ठीक है। कंपोजिट डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड वॉज इंट्रोड्यूस बाय, लॉ ऑफ डिमांड हो या लॉ ऑफ सप्लाई हो, अल्फ्रेड मार्शल जी, ठीक है जी। ऑलराइट, अच्छा ये ध्यान रखना, सप्लाई की डेफिनेशन किन्होंने दी थी? सिर्फ और सिर्फ सप्लाई, एस से सप्लाई, एस से सैमुअल्सन, एस से सप्लाई, एस से सैमुअल्सन। और लॉ ऑफ डिमांड या लॉ ऑफ सप्लाई, अल्फ्रेड मार्शल जी, ठीक है जी। चलो पॉइंट नंबर 7, डिमांड कर्व इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। अरे वो याद आ रहा है? वाई एक्सिस ऐसे डिमांड कर्व यहाँ ऐसे स्ट्रेट हो गया है, हिल ही नहीं रहा है डिमांड, ठीक है। क्वांटिटी, अरे यार ये देखो, ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ये यहाँ से पैरेलल हो गया, पैरेलल टू वाई एक्सिस। कभी होगा? जब डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है, जब डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जब डिमांड इनइलास्टिक है। समझ में आ रहा है? यस, तो परफेक्टली इनइलास्टिक। मैडम ये रिलेटिवली इनइलास्टिक आंसर क्यों नहीं दिया आपने? परफेक्टली क्यों दिया? नंबर ऑफ टाइम्स बहुत बार कर लिया ये हमने, ठीक है, बट फिर भी आ जाओ इधर फटाफट से। किधर है? ये रहा हमारा, ये बेटा, ये सारी जो चीजें हैं ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है। ये टाइप्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी में सबसे पहला आ जाएगा परफेक्टली इलास्टिक। नंबर मतलब बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, यहाँ पे थोड़ी सी प्राइस चेंज हो रही है और डिमांड बहुत ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है, डिमांड इनफाइनाइट लेवल पे रिस्पॉन्ड कर रहा है। डिमांड बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है। डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, डिमांड खड़ा है, ठीक है। ओके, यूनिटरी में जितने से प्राइस बढ़ रही है उतने से डिमांड बढ़ रहा है। रिलेटिवली में इन रिलेशन टू, प्राइस के रिलेशन में डिमांड ज्यादा से बढ़ रहा है, ठीक है, तो फ्लैटर स्लोप आएगा, ठीक है, बिकॉज प्राइस इतने से बढ़ रहा है, डिमांड इतने से बढ़ रहा है, फ्लैट स्लोप आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? रिलेटिवली इनइलास्टिक में प्राइस इतने से, प्राइस मान लीजिए इतने से बढ़ रही है तो डिमांड इतने से बढ़ रही है, डिमांड उसके आधे से बढ़ रही है, ठीक है। रिलेटिवली इनइलास्टिक दैट इज लेस देन 1। इधर आ जाओ, ये फटाफट से, इन चीजों में ही आपको कंफ्यूजन होता है। ये देखो यहाँ पे प्राइस इतने से बढ़ रही है, डिमांड डबल से, डिमांड ज्यादा से बढ़ रहा है, मतलब इलास्टिसिटी इज ग्रेटर देन 1
और प्राइस, मान लीजिए प्राइस इतने से बढ़ रहा है तो डिमांड उसके आधे से बढ़ रही है, मतलब इलास्टिसिटी जो है लेस देन 1 है, यहाँ पे स्टीपर स्लोप आ रहा है, याद आ रहा है? यस। चलो जी, तो समझ में आया हमारा आंसर वो क्यों आया, क्योंकि इन रिलेट क्या बोला है क्वेश्चन में, वो पैरेलल टू वाई एक्सिस है, मतलब डिमांड जो है बिल्कुल बढ़ेगा नहीं, ठीक है। तो ये वाला आंसर का ये ग्राफ किसका बन रहा है, परफेक्टली इनइलास्टिक, जहां पे ED इज इक्वल टू 0, ठीक है। चलो जी, ओके, ED इज इक्वल टू 0, मैडम अभी तो करवाया, हाँ जी वही उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा उन्होंने। ED इज इक्वल टू 0 इन केस ऑफ लग्जरियस गुड्स, नॉर्मल गुड्स, नेसेसिटीज, कंफर्ट्स, क्या है अभी मुझे बताओ। देखो एक साइड आपका प्राइस प्लॉट करते हो आप, यहाँ पे वाई एक्सिस प्राइस है और एक्स एक्सिस आपका क्वांटिटी डिमांडेड है। क्या बोल रहा है वो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, मतलब डिमांड नहीं हिल रहा है, ED 0 है। कौन से ऐसे गुड्स है जिसके डिमांड नहीं हिलेंगे, फॉर एग्जाम्पल सॉल्ट, प्राइस भले उसकी महंगी हो जाए, प्राइस बहुत महंगा हो गया, मान लीजिए 100 रुपए किलो हो गया नमक, तो भी आप सॉल्ट उतना ही यूज करोगे जितना आप 10 रुपए में जब प्राइस थी तब यूज कर रहे थे। समझ में आ रहा है? प्राइस बढ़े चाहे प्राइस कम होए कोई वांधा नहीं, हम लोग सॉल्ट की प्राइस, सॉल्ट की डिमांड नहीं इंक्रीज करेंगे। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे नेसेसिटीज के केस में आता है। समझ में आ रहा है? चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है डाउनवर्ड मूवमेंट अलोंग द सेम सप्लाई कर्व। सेम सप्लाई कर्व में डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मैम याद नहीं आ रहा है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर 4 से ये वाला पार्ट है, ये देखो यहाँ पे। अच्छा ये ध्यान में आ रहा है क्या? अच्छा रुको, आंसर देखने से पहले कुछ चीजें रुको। ये याद आ रहा है वेरिएशन इन सप्लाई में क्या आता है? वेरिएशन इन सप्लाई में सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है, यस और नो? ठीक है, प्राइस चेंज होता है तो अदर फैक्टर्स क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। ओके, वेरिएशन इन, इसमें वेरिएशन इन सप्लाई में दो पार्ट है, एक्सपेंशन इन सप्लाई एंड कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्शन से पूछा है, क्वेश्चन किससे पूछा है? कॉन्ट्रैक्शन से पूछा है। तो ये देखो सिर्फ प्राइस, सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होती है, ठीक है। अब सप्लाई अगर इंक्रीज हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन इन सप्लाई। पॉइंट ए से पॉइंट बी में मूव होना हम क्या बोलेंगे? एक्सपेंशन, ठीक है। और पॉइंट बी से पॉइंट ए में मूव होना मतलब क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन, सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। समझ में आ रहा है? चलो जी, डाउनवर्ड मूवमेंट, अब उन्होंने क्या बोला? सप्लाई का वैसा है, ये देखो इधर डाउनवर्ड मूवमेंट हो रहा है, मतलब क्या बोलोगे आप? कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई। अच्छा मैम ये कैसे पता चला कि कॉन्ट्रैक्शन है या एक्सपेंशन है? ये डिक्रीज इंक्रीज क्यों नहीं? डिक्रीज और इंक्रीज में दो सप्लाई कर्व बनते हैं, सेम सप्लाई कर्व वाला यही वाला एक पार्ट है, याद आ रहा है? अरे वेरिएशन इन सप्लाई में या वेरिएशन इन डिमांड में एक ही डिमांड कर्व, एक ही सप्लाई कर्व बनता है, और जो चेंजेस वाला पार्ट है, चेंजेस इन सप्लाई बोलो या डिमांड बोलो, डबल दो दो डिमांड कर्व या दो दो सप्लाई कर्व बनते हैं। समझ में आया? तो सेम सप्लाई कर्व बोला तो मुझे पहले ही क्लिक हो गया कि भाई वेरिएशन वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज होता है, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट रहता है। समझ में आ रहा है? चलो जी, जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रेगुलर लेक्चर्स मैंने डाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो गो एंड फटाफट एक बार रेगुलर लेक्चर से पूरा समझ लो, फिर आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है जी। चलो, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट। अरे जिधर जिधर एडिशनल कॉस्ट बोला वहां पे मार्जिनल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, डायरेक्टली आंसर। समझ में आ रहा है? यस, नेट एडिशन मेड टू द टोटल कॉस्ट बाय प्रोड्यूसिंग वन मोर यूनिट ऑफ आउटपुट, मार्जिनल कॉस्ट है ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आपका इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? इंटरैक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई का इंटरैक्शन होगा टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन परफेक्ट कंपटीशन। मैम ऐसा तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है, परफेक्ट कंपटीशन में ऐसा तब कहाँ था? फीचर्स ही तो पढ़ाया था आपने। आ जाओ इधर, बताती हूँ किधर पढ़ाया था। ये रहा, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन। या गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोड़ के मत जाना। मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस का रिलेशनशिप, ठीक है। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, ये वाला क्वेश्चन
छोड़ के मत जाना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यस, अब यहां पे देखो, जब डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगा तो आप क्या बोलोगे उसे, ऐसे सिचुएशन को क्या बोलोगे, इक्विलिब्रियम प्राइस। अरे जिस प्राइस पे आप ये पेन खरीदने के लिए रेडी हो, ठीक है, और जिस प्राइस पे मैं ये पेन सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, आप खरीदने के लिए रेडी हो, मैं सप्लाई करने के लिए रेडी हूँ, मैं सप्लाई कर रही हूँ, आप खरीद रहे हो, ठीक है, इसमें क्या बोलोगे आप लोग, एक प्राइस, ठीक है, दैट इज इक्विलिब्रियम प्राइस। चलो आ जाओ यहाँ पे, मार्केट प्राइस, नॉर्मल प्राइस, फ्लक्चुएटिंग प्राइस नहीं, इक्विलिब्रियम प्राइस इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलो, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज द मेन फीचर ऑफ, क्वेश्चन अच्छे से रीड करना, क्या बोला है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोला है, प्राइस डिफरेंशिएशन नहीं बोला, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। मैम आप क्या बोल रहे हो, अरे मोनोपोली मार्केट है, अगर मैं इंडिविजुअल ये पेन की, मेरा मोनोपोली है, ठीक है, मेरा मार्केट में ये पेन को लेके मोनोपोली है, तो मैं, आ जाओ यार इधर आ जाओ फटाफट से, चैप्टर में ही आ जाओ फटाफट से। हाँ ये रहा हमारा चैप्टर। मोनोपोली में क्या होता है, आप खुद इंडिविजुअल सप्लायर हो, ठीक है, आप जिस प्राइस में चाहो उस प्राइस में आप बेचोगे। कैसे बेचोगे, आप कंज्यूमर के देखते ही आप प्राइस बढ़ा सकते हो, कंज्यूमर को देखते ही प्राइस कम कर सकते हो। अब ये सारी बातें मैं कहाँ बोल रही हूँ मैं आपको बताती हूँ, लेट मी, ये देखो यहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कैन being a price maker can charge different prices to different consumer for the same product on the basis of consumer income। अरे अगर कोई पैसे वाला इंसान आए तो हम उसे महंगे दाम में बेचेंगे, ठीक है, कोई गरीब इंसान आता है तो हम उसे कम दाम में बेच रहे हैं। स्टेटस, कंज्यूमर के इनकम के हिसाब से, कंज्यूमर के स्टेटस के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, प्लेस के हिसाब से, ठीक है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में ये वाला पार्ट है। और अभी आई गए तो मैं यहाँ पे ये भी दिखा देती हूँ, आपका कौन सा था, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन था, राइट। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन रहता है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन है, ठीक है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, इट इज द मेन फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है। डिफरेंस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ ब्रांड नेम, ट्रेडमार्क, शेप, क्वालिटी, स्मेल, ठीक है। द प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट बट आर क्लोज सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। अरे सारे प्रोडक्ट, टाइड, ठीक है, विम्बा, सारी चीजें लगभग सेम है, क्लोज सब्स्टिट्यूट है, बट वो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर है, ठीक है जी। तो आ जाओ यहाँ पे, अभी आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन का पूछा है। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मेन फीचर किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का है। और अगर प्राइस डिफरेंशिएशन पूछा होता था तो हमारा आंसर होता था मोनोपोली। प्राइस डिफरेंशिएशन पूछा होता था तो मोनोपोली मार्केट बोले होते थे, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन बोल रहा है तो हम लोग मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोल रहे हैं। ऑलराइट, चलो, इंडेक्स नंबर वाज ओरिजिनली डेवलप्ड टू मेजर, अब ये तो मैं आपको दिखाई देती हूँ फटाफट से, ये हमारे नोट्स में इंट्रोडक्शन पैराग्राफ में ही ये चीजें हैं, ठीक है, ये देखो इधर। हाँ, ओरिजिनली इंडेक्स नंबर वाज यूज्ड, ओरिजिनली इट वाज डेवलप्ड टू मेजर द चेंजेस इन प्राइस लेवल। सबसे पहले हमने इंडेक्स नंबर क्यों डेवलप किया था, ताकि हम प्राइस में कितना चेंजेस हुआ है ये कैलकुलेट करें। और आज प्रेजेंटली हम लोग स्टॉक मार्केट की प्राइस में, कॉस्ट ऑफ लिविंग, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, भाई एक्सपोर्ट इंपोर्ट में कितना चेंजेस हो रहा है, ये सारी चीजों के लिए यार इंडेक्स नंबर यूज हो रहा है। और सबसे पहले किस लिए यूज होता था, चेंजेस इन प्राइस लेवल। ऑलराइट, तो ओरिजिनली कभी डेवलप किया था, चेंजेस इन प्राइस लेवल। समझ में आ रहा है, यस। इंडेक्स नंबर विच इज कंप्यूटेड फ्रॉम अ सिंगल वेरिएबल, अरे यूनिवेरिएट, मल्टीपल वेरिएबल बोलो, मल्टीवेरिएट, ठीक है जी। तो सिंगल वेरिएबल से बना है तो यूनिवेरिएट इंडेक्स, ठीक है, यस, नोट्स में है, ठीक है, नोट्स में है, 100% सिलेबस है। चलो, इन इंडिया नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड यूजिंग, इंडिया में नेशनल इनकम कैसे, नेशनल इनकम बोल रहा है, इंडेक्स नंबर वाला चैप्टर खत्म हो गया, माइंड से वो चैप्टर क्लोज करो, चैप्टर नंबर 7 में आ जाओ। चैप्टर नंबर 7 है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। चलो आओ इधर, चैप्टर नंबर 7 ये रहा, ठीक है। फटाफट से बता दो, नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के कौन से मेथड्स हैं। एक है आउटपुट मेथड, उसे ही हम लोग प्रोडक्ट मेथड बोलते हैं, उसे ही इन्वेंट्री मेथड भी बोला जाता है, यस। उसके बाद में इनकम मेथड, उसे ही फैक्टर कॉस्ट मेथड भी बोला जाता है, और एक्सपेंडिचर मेथड और आउटले मेथड, ठीक है। तो इंडिया में, ये मैंने लेक्चर्स के दौरान भी आपको बताया था कि इंडिया में सिर्फ और सिर्फ
स्टार्टिंग के दो मेथड यूज हो रहे हैं, एक है आउटपुट मेथड और एक है इनकम मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर मेथड नहीं होता है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ आउटपुट एंड इनकम मेथड, ठीक है। एनएनपी इज ऑब्टेन्ड बाय, अब ये कंसेप्ट याद आ रहा है क्या, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया तो नेट आता है। यार अकाउंट्स में भी तो यही होता है ना, अकाउंट्स में भी टोटल फिक्स एसेट में से डेप्रिसिएशन किया तो नेट फिक्स एसेट आता है, यस और नो। बस वैसे ही थोड़ा सा वैसे ही लॉजिक लो और याद रखो। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अभी यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेट नेट नेशनल प्रोडक्ट, यहाँ पे एनपी चाहिए आपको, ठीक है, ओके। इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस हुआ है तो जीएनपी में से डेप्रिसिएशन माइनस हो जाएगा तो एनएनपी आ जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर क्या है हमारा, एनएनपी चाहिए। तो जीएनपी में से देखो ये ग्रॉस से डेप्रिसिएशन लेस हुआ तो क्या आ गया, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है जी। चलो मैडम अगर जीडीपी है तो जीडीपी में से माइनस कर लो डेप्रिसिएशन, ये आ जाएगा आपका एनडीपी। समझ में आ रहा है कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े। गवर्नमेंट बोरोज फ्रॉम इट्स सिटीजन्स, बैंक्स, सेंट्रल बैंक इज नोन एज डैश। गवर्नमेंट किन से ले रही है, बाहर वालों से ले रही है क्या पैसा, नहीं, इंडिया के अंदर के लोगों से ले रही है, अपने सिटीजन से, अपने बैंक से और अपनी आरबीआई से ले रही है, ठीक है। तो इट इज नोन एज इंटरनल डेट, ऑलराइट। चलो फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय, फिस्कल पॉलिसी इज इम्प्लीमेंटेड बाय, अब आ जाओ इधर, कौन इंप्लीमेंट करता है। अब ये भी पार्ट मैं अगेन दिखा देती हूँ, अदरवाइज वो ऐसा हो जाएगा कि हम लोग लर्न कर रहे हैं, ठीक है, बल्कि इट्स नॉट लर्निंग। फिस्कल पॉलिसी ये रहा। अब ये वाला पार्ट एक मिनट में पहले आपको चार्ट वाइज ही पूरा दिखा देती हूँ, ठीक है। ये देखो स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक फाइनेंस में ये फोर्थ वाला पार्ट है। पहले तो पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल डेवलपमेंट, नॉन डेवलपमेंट, इतने इतने गवर्नमेंट इतने इतने चीज़ों पे खर्चा करती है, पब्लिक से रेवेन्यू लेती है टैक्स के फॉर्म में, नॉन टैक्स के फॉर्म में, पब्लिक डेट, या तो इंटरनली वो डेट रेस करेगी, इसलिए मैंने इंटरनल वाला वहाँ पे ऑप्शन लिया था अभी ठीक पहले वाले क्वेश्चन में, और एक्सटर्नल डेट मतलब बाहर से ले रही है लोन वगैरह, वर्ल्ड बैंक से ले रही है, ठीक है। ओके नाउ फोर्थ पार्ट इज फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग क्या देखेंगे कि पब्लिक के एक्सपेंडिचर कितना करना है, कितना रेवेन्यू कलेक्शन होगा, कितना हम लोग पब्लिक से डेट वगैरह लेंगे। तो जल्दी से आ जाओ। ये रहा हमारा फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी क्या है, इट इज अ फाइनेंशियल पॉलिसी इम्प्लीमेंटेड बाय द गवर्नमेंट। कौन इंप्लीमेंट करता है, देखो ये लाइन को लेके उन्होंने क्वेश्चन बना दिया, समझ में आ रहा है। इट इज अ फाइनेंशियल पॉलिसी, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट कर रही है। ऑब्वियसली फाइनेंशियल पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ही इंप्लीमेंट करेगी, ठीक है। इट डील्स विद पब्लिक एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, पब्लिक डेट, जो सारी चीजें अभी हमने देखी, ठीक है। इट मीन्स थ्रू विच गवर्नमेंट एडजस्ट इट्स स्पेंडिंग लेवल एंड टैक्स रेट्स विद अ व्यू टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द नेशंस इकोनॉमी, ठीक है। चलो ये सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, पढ़ लिया हमने, बार बार नहीं पढ़ना है, फटाफट से आंसर्स में आता है। कौन इंप्लीमेंट करता है, याद आ गया अभी, कौन इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट। कौन इंप्लीमेंट करता है, गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करती है, ठीक है। चलो कैपिटल मार्केट कौन सा मार्केट होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। अरे बाबा ये हमेशा याद रखना, कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट होता है और मनी मार्केट शॉर्ट टर्म मार्केट होता है। तो इसका आंसर क्या है, लॉन्ग टर्म फंड्स रेज करेंगे हम कैपिटल मार्केट से। डिपॉजिट दैट आर विड्रॉवेबल ऑन डिमांड आर नोन एज, ऐसे डिपॉजिट जो कि डिमांड पे, मतलब जब आपको डिमांड है, जब आपको जरूरत है तब आप लोग विड्रॉ कर सकते हैं, इससे क्या बोलते हैं हम, डिमांड डिपॉजिट, ऑलराइट। चलो एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, बेसिस ऑफ टाइम पे क्या रहेगा, टाइम डिपॉजिट्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ नेशन, कौन सा है, इंटरनल ट्रेड। फॉरेन ट्रेड है क्या, अरे इंडिया के अंदर से हम परचेज सेल कर रहे हैं, इंटरनल ट्रेड है, ठीक है। एंड योर लास्ट क्वेश्चन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड इज ऑल्सो रिफर्ड टू एज, बीओटी को क्या बोलते हैं, नाम याद नहीं आ रहा है, ओके आ जाओ नोट्स में आ जाओ फटाफट से, सारी चीजें मैं आपको बता देती हूँ सो दैट आप भी श्योर हो जाओगे, ठीक है। बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस।
चलो यार आ गए तो ये बीओटी बीओपी पूरे एक बार रिवाइज भी कर लेते। बीओटी क्या होता है भाई? डिफरेंस इन एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अरे बैलेंस ऑफ ट्रेड, कितना पेमेंट आने वाला है, कितना पेमेंट देने वाले हैं हम लोग, उसका नेट अमाउंट, उसका डिफरेंस अमाउंट ही हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड होगा, ठीक है। इट इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस, इसी को ही हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस बोलते हैं। तो आओ इधर देखो, यही आंसर है क्या हमारा? यस, इट इज ऑल्सो रिफर टू एज इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस। समझ में आ रहा है? यस। तो डन विथ योर क्वेश्चन नंबर 5, बट बीओटी बीओपी रिवाइज करना है, ठीक है जी। चलो आ जाओ इधर। अच्छा ये ध्यान रखना, अगर एक्सपोर्ट किया है आपने, ठीक है, एक्सपोर्ट किया है मतलब पैसा मिलने वाला है, डॉलर में ज्यादा पैसा मिलने वाला है, और हमने इंपोर्ट कम किया है, तो क्या हो जाएगा? ट्रेड सरप्लस हो जाएगा। और पैसा ज्यादा देना बाकी है, ठीक है, मिलने वाला कम है, तो क्या होगा? डेफिसिट हो जाएगा, ठीक है। एंड इट इंक्लूड्स बोथ वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट फॉर विजिबल गुड्स एज वेल एज इनविजिबल गुड्स ऑल्सो, ये भूलना मत, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है फटाफट से मुझे बता दो। इट इज अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द गिवन पीरियड। अरे सारे इंटरनेशनल इकोनॉमिक जो भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं कंट्री के ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड, उन सब का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या है? एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, ठीक है। ज्यादा पैसा आने वाला है तो सरप्लस, ज्यादा देना है तो डेफिसिट। समझ में आ रहा है? यस। और बीओटी को क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है जी। डन। सो गाइज वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 5 ऑल्सो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, हैप्पी स्टडीज, ठीक है।